हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने बीएड सेकंड ईयर के लिए एक जो टॉपिक अपना चल रहा था निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण वाला, उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको कुछ जो पार्ट है निदानात्मक परीक्षण से संबंधित करवा दिया था। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो पेपर की प्लानिंग हो रही है चेंजेस के साथ वो किस प्रकार से होगा। तो आपको बता दूं कि जैसा कि पार्ट फर्स्ट है उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न आते हैं, जिसके 20 से 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं, वो सारे के सारे करने होंगे आपको। जो सेकंड पार्ट था ब भाग था, उसके अंदर आपको प्रश्न जो आएंगे वो 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न करने होंगे, कहने का मतलब 7 प्रश्न थे पहले, लेकिन अब उनकी संख्या कम करके 3 प्रश्न आपको करने होंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर भी जो निबंधात्मक पार्ट था उसमें भी आपको एक प्रश्न करना होगा। फिलहाल जो जो सूचना है मेरे पास वो मैंने आपको बता दी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। अब अपने जो टॉपिक चल रहा था निदानात्मक परीक्षण, जिसमें हमने ये समझा था कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, तो थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये है कि एक ऐसा परीक्षण जिसके अंदर छात्रों का वो परीक्षण है ये जिसमें उनकी कमजोरियों का, उनकी समस्याओं का पता लगाया जाता है, उनमें कहाँ कठिनाई हो रही है ये पता लगाया जाता है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक जैसे चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो सबसे पहले बीमारी को, जो बीमारी है उसके क्या कारण है उनको जानता है, किस कारण से बीमारी हुई उनको जानता है। वैसे ही एक अध्यापक जो होता है जब निदानात्मक परीक्षण करता है तो उसके अंदर छात्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, छात्र में जो कमजोरियां हैं उनका अध्ययन करता है, उनको जानता है। इसके बाद हमने इनका महत्व पढ़ लिया था, इसके जो उद्देश्य थे वो पढ़ लिए थे। अब बात आती है आगे कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है उस परीक्षण का निर्माण कैसे होता है। तो नॉर्मल तरीके से अगर अपनी बात करें तो इस परीक्षण का जो निर्माण है वो जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसी के समान होता है। लेकिन अंतर कहाँ होता है कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें सभी प्रकार के जो जांच होती है, यानी जो कुल स्कोर होता है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण केवल और केवल उन्हीं चीज़ों का परीक्षण करता है जहाँ पर छात्र में कमजोरियाँ पाई जाती हैं, यानी उसी पार्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस परीक्षण में जिस पार्ट में छात्र में अधिक कमजोरी देखने को मिलती है, अधिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम ही निदानात्मक है, तो ये निदान करना चाहता है, इसीलिए उन समस्याओं को ही लेता है जहाँ विद्यार्थी को कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उन भागों को ही शामिल करता है जहाँ विद्यार्थी को अधिक कठिनाई हो रही है, ताकि उनका पता लगाकर फिर उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उनका उपचार किया जा सके। तो अपने इसका अध्ययन जो है इस स्लाइडों के माध्यम से भी कर रहे हैं। स्लाइडें मैं आपको इसलिए उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि अगर आपको इस मैटर को पढ़ना हो तो वो भी आप पढ़ सको। तो सबसे पहले जो है अपना जो पॉइंट है वो है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण। तो इसमें आप देखिए निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण ही है, जैसा कि लिखा है, मैंने बताया कि उपलब्धि परीक्षण के समान ही होता है, किंतु इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत बिल्कुल भिन्न है। यानी उपलब्धि परीक्षण का जो उद्देश्य है वो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें उस पार्ट को, उस भाग को महत्व दिया जाता है जहाँ विद्यार्थी को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका उद्देश्य किस प्रकार भिन्न है, देखिए। उपलब्धि परीक्षणों के विपरीत इस परीक्षण के कुल प्राप्तांकों, यानी टोटल जो स्कोर होता है, का अपना कोई महत्व नहीं होता है। यानी कुल प्राप्तांकों का कोई महत्व नहीं। जैसे मान लो एक विद्यार्थी है, उसका उपलब्धि परीक्षण लिया उसने, उपलब्धि परीक्षण के दौरान मान लीजिए 100 अंक का वो टेस्ट था, उसने उसमें 80 अंक प्राप्त कर लिए, तो अपने कहेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन जो निदानात्मक परीक्षण है वो कुल प्राप्तांकों को महत्व नहीं देता है, वो केवल और केवल उन्हीं भागों को महत्व देता है जहाँ पर छात्र कमज़ोर है। जैसे मान लो ये मैंने अभी बताया कि 100 मार्क्स का कोई परीक्षण हुआ, उसमें 2 विषय थे। एक विषय के अंदर उसने 50 में से मान लीजिए 40 से अबव अंक हासिल किए, और एक विषय में उसने मान लीजिए बहुत कम अंक हासिल किए हैं।
तो इस प्रकार से यदि दोनों को देखेंगे तो हो सकता है कि हमें संतुष्टि हो, लेकिन यदि हम एक विषय में यदि मान लीजिए उसने 50 मार्क्स में से केवल 20 मार्क्स ही हासिल किए, तो वहाँ उसको कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो रही है ना, तो वहाँ हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण यही है कि वो उस पार्ट को ज़्यादा महत्व देता है जहाँ विद्यार्थी को समस्याएं होती हैं। तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट हैं। कोई एक विद्यार्थी है, इन 3 में जो उनका प्रदर्शन है वो ठीक नहीं रहता है, ठीक ठाक से अंक आते हैं, लेकिन जो हिंदी है या सामाजिक अध्ययन है या फिर अन्य कोई तीसरी लैंग्वेज है उसमें उसके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं, उसने वो डी लगा रहा है। तो उन तीनों विषयों के आधार पर जिसमें डी लगाई, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो विद्यार्थी सभी में अच्छा है। और निदानात्मक परीक्षण तो ये जांचता है कि जो 3 विषयों में कमज़ोर था, कठिनाई थी, वो कठिनाई क्या थी उनको। तो ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि उपलब्धि परीक्षणों से इसलिए भिन्न है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। केवल उन्हीं अंश या प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है जो कि कमियों, दोषों एवं कठिनाइयों को उजागर करते हैं। यानी उपलब्धि परीक्षण में केवल और केवल उन्हीं अंश या प्राप्तांकों को महत्व देते हैं, उन्हीं पार्ट्स को महत्व दिया जाता है, उन्हीं स्कोर को महत्व दिया जाता है जहां विद्यार्थी के अंदर कोई वीकनेस सामने आ रही है, कोई कठिनाइयां आ रही हैं, उनको उजागर करता है। आगे है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी विषय क्षेत्र में छात्रों की दुर्बलताओं को ज्ञात करना है, जिससे उन्हें दूर करने के लिए उपचार उपचार या जिसे हम कहते हैं रीमेडियल प्रयत्न किए जा सकें। यानी कि दुर्बलताओं का पता लगाकर निदान के माध्यम से हम उपचारात्मक परीक्षण से उन दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को क्या करने का प्रयास करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतरंग संबंध है। यानी कि बिना निदान के उपचार जो हम करेंगे वो उपचार सही नहीं होगा। यानी एक डॉक्टर है, यदि मान लो उसको बीमारी बीमारी के कारणों का ही ना पता हो, क्या समस्या थी, किस कारण से बीमारी हो, और वो सीधा ही उसको मेडिसिन दे, उसका इलाज करने लग जाए, तो वो उस इलाज के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। हो सकता है कि उसको बीमारी का पता नहीं हो, तो उसको किसी को बुखार हो, वो कोई किसी प्रकार की मेडिसिन दे दे, या हो सकता है कोई गंभीर बीमारी हो, वो केवल बुखार की जो मेडिसिन दे दे, तो क्या वो उसका उपचार सफल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले निदान ही नहीं किया, कोई उसने समस्याओं का पता ही नहीं लगाया, कोई कारण क्या थे बीमारी का उनका पता ही नहीं लगाया। ऐसे ही विद्यार्थी की जब तक समस्याओं का पता नहीं लगता, तब तक हम उसके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा विशेष उपचार नहीं कर सकते, उसको विशेष लाभ नहीं पहुंचा सकते जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में समस्या आ रही है, तो यदि हम उसकी लिखने की समस्या को नहीं जानेंगे भी किस कारण से हो रही है, और हम ये देखें कि ये बच्चा जो है लिखना चाहता नहीं है, वैसे ही हम मन से ही कह दें और उसको पीटने लग जाएं, उसका उपचार इस तरह से करने लग जाएं, या फिर उसको कोई और सजा दे दें, या फिर किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट दे दें, तो ये गलत होगा, क्योंकि उससे उसकी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि ये क्यों नहीं लिख पा रहा, क्या कमी है इसमें, अभ्यास की कमी है, या फिर इसको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा, या अभी तक इसको जो अक्षरों की, शब्दों की पहचान नहीं हुई, कौन सी ऐसी समस्या, उस समस्या का पता लगाएंगे, फिर उसको उपचार देंगे, फिर उस समस्या के अकॉर्डिंग हम उसको अभ्यास करवाएंगे जिससे कि उसकी वो समस्या दूर हो सके। तो इस तरह से निदान और उपचार एक दूसरे से बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं। बिना निदान के, बिना समस्याओं के पता लगाए उपचार करना संभव नहीं है। इसको हम डॉक्टर के उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दोनों निदानात्मक और उपचारात्मक एक दूसरे के बिना क्या है, अपूर्ण है। आगे देखिए, जो निदानात्मक परीक्षण है उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मतलब इसका हम निर्माण कैसे करते हैं निदानात्मक परीक्षण का। निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण भी उसी प्रकार से होते हैं। बहुत न्यूनाधिक विधि वही अपनाई जाती है जिसका उपयोग हम उपलब्धि परीक्षणों में करते हैं। यानी जिस प्रकार से उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं, वैसे ही जो है निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, नियोजन करने पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग के अंतर्गत क्या है, जैसे निदानात्मक एवं उपलब्धि परीक्षणों में समानता होते हुए भी यथेष्ट यानी कुछ ना कुछ असमानता है।
तो निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षणों में समानता है कि उसका निर्माण उसी प्रकार से होता है, लेकिन फिर भी असमानता है। असमानता किस बात को लेकर है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा परीक्षक को छात्रों की कठिनाई संबंधी काफ़ी सूचनाओं और प्रदत्तों यानी आंकड़ों यानी डाटा का संकलन करना होता है। मतलब कोई छात्र है, उसको जो समस्या आ रही है, इसके लिए परीक्षक जो होगा उसको छात्रों की उस कठिनाई से संबंधित काफ़ी सूचनाओं को, काफ़ी आंकड़ों को, काफ़ी डेटाज को क्या करना होगा? इकट्ठा करना होगा। अतः निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण की अपेक्षा क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उसमें इतने डाटाज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो परीक्षण जो होता है वो पूर्णतः जो छात्र की ओवरऑल उपलब्धि होता है उसकी जांच करता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण केवल उसी भाग को महत्व देता है जहां छात्र को क्या होती है? कठिनाई होती है। तो इसके लिए छात्र को परीक्षक को क्या करना पड़ता है? तो सभी प्रकार के डेटाज जो होते हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। आगे ये बताया गया कि इतना ही नहीं, इन परीक्षणों को बनाने के लिए सुविस्तृत पाठ्य वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो लंबे तो होते ही हैं ये निदानात्मक परीक्षण, इसके अलावा इन परीक्षणों को बनाने के लिए एक बहुत विस्तृत पाठ्य वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए पाठ्य वस्तु को अधिगम बिंदु में विभाजित करके क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है। तो पाठ्य वस्तु को अधिगम बिंदुओं में बांट लिया जाता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, क्रमवार व्यवस्थित कर लिया जाता है। और यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अधिगम बिंदु छूट ना जाए और उनके क्रम में तारतम्यता बनी रहे। यानी कि पहले क्या हो उसके बाद क्या हो, ये तारतम्यता होनी जरूरी है और बिंदु छूटे भी नहीं, ये भी ध्यान रखा जाता है। यदि कोई भी अधिगम बिंदु छोड़ दिया जाएगा तो इसके द्वारा उन छात्रों की दुर्बलताओं का पता नहीं लग पाएगा। मान लीजिए हम कर रहे हैं मतलब निदानात्मक परीक्षण और हमने अधिगम बिंदु भी तय कर लिए, लेकिन कोई बिंदु बीच में रह गया। जैसे एक छात्र की हम केस स्टडी कर रही हैं और केस स्टडी में हम छात्र के माता पिता का नाम जान लेते हैं, छात्र कहाँ रहता है ये जान लेते हैं, छात्र कब उठता है ये जान लेते हैं, लेकिन उठने के बाद वो क्या करता है, इस बिंदु को हमने छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो बिंदु जो हमने छोड़ा है उसकी दुर्बलताओं का हमें उससे पता नहीं लगेगा। कहने का मतलब सारा जो क्रम बनाया है उसको हम तारतम्यता रूप से क्रमबद्ध रूप से संपन्न करें, जो कि उस अधिगम बिंदु विशेष, तो दुर्बलताओं को पता नहीं लग पाएगा जो कि उस अधिगम बिंदु विशेष यानी पार्टिकल लर्निंग पॉइंट जो है में कठिनाई महसूस करते हैं। तो उसका यदि हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर निदानात्मक परीक्षण का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। निदानात्मक परीक्षा निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपलब्धि परीक्षण जो बनते हैं जैसे 10th के लिए या 8th के लिए बोर्ड की किसी भी क्लास के लिए हम परीक्षण बनाते हैं तो उसमें ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, लेकिन निदानात्मक परीक्षा निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये केस स्टडी के टाइप होता है। इसके बाद है दूसरा, पहले प्लानिंग करते हैं फिर एकांश लेखन यानी राइटिंग द आइटम्स। निदानात्मक परीक्षण में विभिन्न अधिगम बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में जो विभिन्न विभिन्न जो अधिगम बिंदुओं का महत्व है उसको हम निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि अधिगम बिंदुओं का अध्ययन जरूर करते हैं। सारे अधिगम बिंदु पढ़ते हैं, उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं कहीं छूट ना जाए। सभी अधिगम बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी अधिगम बिंदुओं को लेकर एक अटूट श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। यानी एक ऐसी श्रृंखला कि कहीं कोई अधिगम बिंदु पीछे न रह जाए, गलत जगह पर उसका अध्ययन ना हो, विश्लेषण ना हो, सही जगह पर विश्लेषण हो। और इसके साथ इसलिए प्रत्येक अधिगम बिंदु से संबंधित यथेष्ट एकांश कम से कम 3 को निर्मित किया जाता है। यानी जो जरूरी है एकांश यानी उसके लिए कम से कम 3 एकांश निर्मित किए जाते हैं, जिससे छात्रों की कठिनाइयों के विषय में विश्वसनीय एवं यथेष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। एकांश लेखन वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रकार के होते हैं। जो हम उनके लिए निदानात्मक परीक्षण के लिए लेख तैयार करते हैं वो वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रकार के होते हैं। यानी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम बताते हैं उस प्रकार के प्रश्न हम निर्मित करते हैं, जिससे कि छात्र की जो समस्या का हम पता वस्तुनिष्ठ प्रकार से और उसके शब्दों के दोनों के माध्यम से लगा सकें। ये औसत कठिनाई स्तर के बनाए जाते हैं। इनका कठिनाई स्तर भी क्या होता है, निदानात्मक प्रश्नों का जो हम बनाते हैं लेखन एकांश लेखन यानी प्रश्न बनाते हैं वो औसत कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं। इन परीक्षणों को हल करने के लिए समय नियत नहीं किया जाता है। जैसे केस स्टडी होती है, केस स्टडी हम करते हैं तो उसमें जो छात्र की सुविधा के अनुसार हम करते हैं, ऐसे ही इन परीक्षणों को हल करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। छात्र अपनी इच्छा अनुसार जो हो जितना समय
चाहे ले सकते हैं, यानी कि उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और एक जो आपने अभिक्रमित उद्देश्य पढ़ा होगा उसके अनुरूप ही हम इसको कह सकते हैं। उसमें भी छात्र अपनी इच्छा अनुसार टाइम लेता है, और इसमें निदानात्मक परीक्षण जो हम निर्माण करते हैं इसमें भी छात्र अपनी इच्छा अनुसार टाइम लेता है। अब जो हमने एकांश व्यवस्था पढ़ी थी उसमें क्या है, एकांश व्यवस्था में देखिए उपलब्धि परीक्षणों में एकांशों को उनके प्रकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किस प्रकार का उपलब्धि परीक्षण है, ऑब्जेक्टिव टाइप है या निबंधात्मक टाइप है या किस प्रकार का है, उसके अनुसार एकांशों को व्यवस्थित किया जाता है। सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले होते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय और सबसे अंत में क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिया जाता है। तो ये जो उपलब्धि परीक्षणों को हम देखते हैं उसमें जो अंश बनाए जाते हैं इस प्रकार से बनाए जाते हैं, किंतु निदानात्मक परीक्षण में एकांश व्यवस्था अधिगम बिंदुओं के संदर्भ में की जाती है। यानी जिनका हमने अधिगम करना है उसके संदर्भ में उसको ध्यान में रखते हुए एकांश व्यवस्था की जाती है। अर्थात एक अधिगम बिंदु से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ रखे जाते हैं। यानी कि यदि हम विद्यार्थी के जो घर के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी जो माता पिता है उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न हम एक ही एकांश में रखेंगे। जैसे आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके कितने भाई बहन हैं, ठीक है, आपके घर में जो किस प्रकार से सुबह कितने बजे उठने का समय है, आपके घर में कौन कौन से जो व्यंजन बनते हैं, ये सब एक ही बिंदु में होंगे। फिर हमने मान लो उनके दिनचर्या के बारे में जानना चाहा तो हम ये पूछेंगे विद्यार्थी से कि आप कितने बजे उठते हो, उठने के बाद आप क्या करते हो, ठीक है। इस प्रकार से उस दिनचर्या से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, दिन में आप और क्या क्या काम करते हो, वो सब एक ही एकांश में होंगे। फिर मान लो हमने विद्यार्थी के किसी ऐसे पहलू को, जैसे जो कि खेल से जुड़ा हो उसको जाना, तो हम खेल से संबंधित पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से खेल खेलते हो, कितने बजे कौन सा खेल खेलते हो, कितना टाइम खेलते हो। तो इस प्रकार से यानी कि जो एकांश होंगे निदानात्मक में, वो उसमें जितने प्रश्न रखने होंगे हम एक ही अधिगम बिंदु में रखेंगे, उनको अलग अलग से नहीं डालेंगे। जैसा कि उपलब्धि परीक्षण में तो क्या होता है, जैसे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल दिया यूनिट फर्स्ट से, और उसी यूनिट फर्स्ट से ही हमने एक लघु उत्तरीय डाल दिया या फिर हमने निबंधात्मक डाल दिया, तो उनके एकांश जो भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा निदानात्मक में नहीं होता है। फिर आगे क्या बताया गया है, एकांश व्यवस्था बिंदुओं के संदर्भ में की जाती है, अर्थात अधिगम बिंदु से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ रखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की हों। यानी कि किसी भी प्रकार के अधिगम बिंदु हों, उनसे संबंधित प्रश्न एक ही भाग में रखेंगे। अधिगम बिंदुओं को उनके कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, यानी पहले आसान, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उपलब्धि परीक्षणों में ऐसा नहीं होता है। और इसी प्रकार प्रत्येक अधिगम बिंदु के अंतर्गत आने वाले एकांशों को उनके कठिनाई स्तर को ध्यान में रख कर ही संजोया जाता है, यानी उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अर्थात सरल प्रश्न पहले और कठिन बाद में। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी। जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें सरल प्रश्न पहले या कठिन प्रश्न बाद में, ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें तो यूनिट वाइज जैसे उपलब्धि का जांच करनी होती है, प्रश्न जो भी है जहाँ भी व्यवस्थित कर दिया जाता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण में ये ध्यान रखा जाता है कि जो कठिन प्रश्न हैं वो बाद में ही आएँ, सरल प्रश्न पहले आएँ, और एक भाग में उससे जुड़े हुए सभी प्रश्न शामिल हो जाएं। इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया सुचारू रूप से निर्देश में है कि निर्देश में प्रेक्षक एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं। ये अगला भाग है जो निर्माण प्रक्रिया का, कि निर्देश में क्या लिखा होता है, डायरेक्शन क्या होती है। परीक्षक के लिए भी और परीक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं, जिससे परीक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके, अच्छे रूप से संपन्न की जा सके। एक मिनट, सॉरी। तो अपने जहाँ चल रहे थे वापस वहीं चलते हैं। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, माफ़ करना। और आगे अपने पढ़ रहे थे निर्देश, तो जिससे क्या है, निर्देश स्पष्ट लिखे होते हैं परीक्षार्थी और परीक्षक दोनों के लिए, जिससे परीक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद जो बताया गया है वो ये बताया गया है, एक मिनट,
इसके बाद जो बात बताई वो ये, इन निर्देशों में यदि स्पष्टता नहीं होगी, मतलब अगर निर्देश स्पष्ट नहीं होंगे तो छात्र एकांशों को हल करने में गलती कर सकते हैं और हमें उनकी वास्तविक दुर्बलताओं को ज्ञात करने में भी क्या होगी, कठिनाई होगी। यानी कि निर्देश स्पष्ट नहीं है तो छात्र और परीक्षक दोनों से गलती हो सकती है और उनकी जो वास्तविक दुर्बलता है, उनकी जो कमजोरी है किस भाग में, वो पता नहीं चलेगा। देखिए, ये वीडियो जो मैं घर पर सीधे वीडियो रिकॉर्डर से बना रहा हूँ, व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो बीच में थोड़ा आपको जो इस प्रकार से डिस्टरबेंस होती है उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा आप उस चीज़ को आप मेंटेन करना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे से मैटर समझा सकूँ। और साथ में ये जो आपको स्क्रीन में पीछे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही है, इसलिए है कि मेरे समझाने के साथ साथ आप उसका बाद में अध्ययन भी कर सको, ताकि आपके अच्छी तरीके समझ में आ जाए। परीक्षा नज़दीक है और आप उसका सही रूप से आकलन करते हुए आप उत्तर दे सकें। समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो पॉइंट हैं, जैसे अभी हमने प्लानिंग सबसे पहले पढ़ा, फिर एकांश यानी उसके अंश कैसे निर्माण होते हैं, भाग, फिर हमने अभी निर्देश पढ़ा। इस प्रकार से इन चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने माइंड में सेटअप करना है। फिर अगला पॉइंट आपको क्या करना होता है निदानात्मक परीक्षण में, वो होता है अंकन कुंजी का निर्माण, यानी कि उत्तर कुंजी जो होती है उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण को वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अंकन कुंजी का सावधानीपूर्वक निर्माण किया जा सके। जो निदानात्मक परीक्षण है उसके प्रश्न जो हैं उनका उत्तर क्या होना चाहिए थे, वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय, यानी कि उसमें कितनी वस्तुनिष्ठता, कितनी विश्वसनीयता और कितनी वैधता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, अंकन कुंजी का सावधानीपूर्वक क्या करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। इस कार्य को करते समय वह सब सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में बरती जाती है। उपलब्धि परीक्षणों में भी अंकन कुंजी का निर्माण होता है, तो जो सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न के हम दो उत्तर बना रहे हैं। उत्तर कुंजी ऐसी नहीं बन जानी चाहिए, उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। जो वस्तुनिष्ठ है उसका एक ही उत्तर होना चाहिए, जो कम शब्दों वाले कम शब्दों में उत्तर होने चाहिए, निबंधात्मक है तो उसका उत्तर निबंधात्मक में ही होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो फिर अंकन कुंजी का निर्माण होता है जो नंबर 4 पर है। इसके बाद नंबर 5 पर क्या होता है, पुनरावलोकन एवं संपादन। फिर क्या होता है कि इस परीक्षण को निर्मित करने के पश्चात विषय विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है या की जाती है और उनके सुझाव को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार एक निदानात्मक परीक्षण जो है वो तैयार होता है। यानी कि पुनरावलोकन किसका करते हैं कि जो हमने प्रेक्षण निर्माण किया, जितनी बातें हमने ध्यान में रखते हुए उसको बनाया, तो उसके लिए जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उनको उनको दिखाया जाता है। अगर वो कोई सुझाव देते हैं, कोई सलाह देते हैं कि इसमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसमें चेंज भी किया जाता है और उसके बाद वो परीक्षण का संपादन किया जाता है। तो इस प्रकार से एक निदानात्मक परीक्षण जो है वो कंप्लीट होता है, वो तैयार हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उपचारात्मक आकलन का है। तो निदानात्मक परीक्षण जो हमने पढ़ लिया कि इसमें केवल और केवल समस्याओं का पता लगाया जाता है, लेकिन उन समस्याओं का पता लगाते हैं, फिर इसका महत्व क्या है, हमने ये बिंदु सारे पढ़े थे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका निर्माण हम कैसे करते हैं, जिसमें पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद जो एकांश, जो उसके भाग होते हैं, अंश बनाए जाते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि एक भाग से संबंधित प्रश्न एक ही भाग में आ जाने चाहिए। फिर उसके बाद निर्देश दोनों के लिए होते हैं, परीक्षक के लिए भी होते हैं और परीक्षार्थी के लिए भी होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दुर्बलताएं जो हम पता लगाना चाहते हैं, कमजोरियां विद्यार्थी की, उनका पता नहीं लग पाता है। उसके बाद हम उसके लिए कुंजी का निर्माण करते हैं। उस कुंजी के निर्माण में भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी उत्तर कुंजी के उत्तर हैं वो विश्वसनीय हों, वैध हों, वस्तुनिष्ठ हों। इस प्रकार से ध्यान में रखते उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद जो अंतिम चरण है उसमें हम पुनरावलोकन करते हैं, दोबारा से देखते हैं और उसमें विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सलाह भी ली जाती है कि कहीं इस परीक्षण के अंदर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, और अंत में हम उसको क्या कर देते हैं, संपादित कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक निदानात्मक परीक्षण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आगे जो है अपना उपचारात्मक आकलन है, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप रिवाइज कर लेना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं फिर से कहूँगा कि आपके लिए जो समय है कम है,
तो जो प्रश्नों के मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, और इसी आशा के साथ कि आप सब लोग इस पर अमल करेंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबका शुक्रिया। थैंक यू।